था, तो मैंने उसकी चेहरे पे वो खुशी थी कि मुझे लगा कि मेरे जिसको दे रहा हूँ वो उसकी वास्तविक हकदार है। और मुझे लगता है कि अभी तक के जीवन में मुझे जितनी खुशी उस लड़की को वो पुस्तक देने पे हुई, आज तक वो खुशी मुझे कभी इससे पहले नहीं हुई पे। ये जो राजनीतिक में जाने का जो मुख्य कारण है, इसके पीछे के रूप में वहाँ पर जज साहब मुख्य अतिथि आए थे, चंद्रभानु तिवारी जी थे, एडवोकेट हमारे मित्र हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सूरज पहाड़ी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनको मैं हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखता था, लेकिन आज उनसे मेरी बात फेस टू फेस हो रही है और मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो शूट करना चाहिए क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन भी इनसे, जिनका नाम है श्री मंगत मैठियाल जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। और ये नहीं है कि आप ही हमें देखते हैं, हम भी आपका ये जो सूरज जो आप पहाड़ी ब्लॉग के नाम से जो आपका यूट्यूब चैनल चलता है, और आप इसमें जो है लोक संस्कृति के जो आप जो वादे अंतर होते हैं या जो हमारे जागर इस प्रकार के कार्यक्रम मैंने कई बार देखे हैं। ऐसा नहीं कि आप ही हमें देखते हैं, आपको भी बहुत लोग फेसबुक के माध्यम से जानते हैं, तो आपका भी धन्यवाद और बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद आपका। तो आपसे मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपसे करना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, आपका जन्म और शिक्षा कहाँ से हुई थी? हाँ जी, मेरा जन्म ग्राम उनाना, अच्छा। जो कि देवप्रयाग ब्लॉक के ब्लॉक मुख्यालय हिंडोला खाल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और एक सुंदर से रमणीक जगह पे है। ये टिहरी गढ़वाल में है। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारे प्राथमिक विद्यालय उनाना में ही हुई, यानी कि 8th तक की शिक्षा वहीं हुई है। और माध्यमिक के लिए इंटरमीडिएट की जो मेरी शिक्षा है वो राजकीय इंटर कॉलेज इंडोला खाल में। उसके बाद मैं नौकरी चला गया था चंडीगढ़, तो वहाँ पे कुछ सालों तक प्राइवेट नौकरी की, जैसे हर एक पहाड़ी लड़का करता है, और गए नौकरी करने लग गए। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो आके नहीं, मुझे अपने आज एजुकेशन को जो है लगातार जारी रखना चाहिए। और उसके बाद मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अब है, पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस से, बीएड, टीटी, और निरंतर ये ऐसा अभी भी चलते रहते हैं पढ़ने पढ़ाने का कार्य। और उसके बाद पढ़ाया भी है, ट्यूशन भी पढ़ाया है और स्कूलों में भी पढ़ाया है, कभी कोचिंग सेंटर में भी एक टाइम सा था हमारा ऐसा कुछ विचार। लेकिन अब तो एक है कि बस सामाजिक कार्य में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आप एक वेल शिक्षक हो, तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नौकरी की तरफ जाते हैं, तो आपने सामाजिक क्षेत्र को ही क्यों चुना? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में क्योंकि बचपन से ही सामाजिक कार्यों के प्रति जो है एक मेरी रुचि थी, और उस रुचि के ही कारण ऐसा हुआ। फिर जो मेरा फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पर जहाँ पर भी हम लोगों की जब विचार विमर्श होता है तो अधिकांश सामाजिक विषय पे ही हम लोगों की समसामयिक चर्चाएं होती है। और उन चर्चाओं के ही एक वो था कि मुझे जो है कहीं ना कहीं अपना सामाजिक क्षेत्र में ही कार्य करना पड़ा। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, यदि अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो मेरा मूल व्यक्तित्व ही समाज के लिए बना हुआ था, और मैं निरंतर उसी में जब से मेरा ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ना हुआ है निरंतर लगा हूँ। लेकिन पहले ये था कि इतने बड़े स्तर से नहीं होता था। अब थोड़ा धीरे धीरे हम लोगों ने उसको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप जैसे लोगों ने ऐसे ही उसको जो है प्रचार प्रसारित किया है। ऐसा नहीं था, पहले से ही करते थे। जी जी जी। जो समता मूलक संस्था है, हाँ जी जी। इसका कार्य क्षेत्र क्या है? समता मूलक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था जो हमने गठित की है, ये अभी बहुत ही नवोदित संस्था है। और इसके बैनर तले हमने इसके रजिस्ट्रेशन से पहले भी बहुत काम किए हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में किया है, शिक्षा के, जैसे स्वच्छ भारत पे हो गया, वृक्षारोपण हो गया,
और एक मिशन जन जागरूकता भी हम लोगों ने चलाया था। और वो जो कार्यक्रम है वो, क्योंकि अभी जो संस्था है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, कार्य क्षेत्र है उसका स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण से ही है। लेकिन मेरे मित्र हैं सोहन कोहली जी जो कि अध्यापक हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए मठियाल जी, आप काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं सामाजिक क्षेत्रों में, लेकिन आप इसको एक, हाँ, तो जो हमारे एक मित्र हैं सोहन कोहली जी, उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर एक बैनर के तले इसको जो है इस कार्यक्रम को करें, ताकि इसे वृहद स्तर पर कर सके और आप भी अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सके और आपसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जिससे कि सामाजिक कार्यों में और इस प्रकार के कार्य करने में हम लोग इसको बड़े स्तर से कर सकते हैं और इसको अत्यधिक लोगों तक जो है अपने कार्य को हम क्या करें, इस संस्था के माध्यम से गांव-गांव से, शहर-शहर से, जहां-जहां भी जाए उसको कर सकें। इसलिए इसका गठन किया और हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय पे और भी लोग जुड़ते हैं। आप जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा, अधिकांश लोग नहीं जा पाते हैं और इतनी भीड़ मतलब कहीं पे देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोग ऐसा कहाँ से कर पाते हो, मतलब इतना लोगों को इकट्ठा कहाँ से कर पाते हो आप? कैसे कैसे होता है ये? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान निर्माता भी हैं, और मेरा तो, मैं तो क्या बताऊँ उनके लिए अगाध प्यार प्रेम, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा है, संविधान ही ने लिखा है, दलित वंचित पिछड़े महिलाओं के लिए जो उनका योगदान रहा वो तो वो अद्वितीय है। तो बाबा साहब की जयंती ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार श्रीनगर में मनाया, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोगों ने मनाया है, लेकिन हमने उसमें एक प्रयोग किया है। और वो प्रयोग इसलिए किया है कि 4 और 5 आदमी ही इकट्ठा होते थे, तो हमने प्रयोग किया है कि इस बार हम जो है उसको पूरे एक सप्ताह के रूप में मनाएंगे। तो लगातार 3 सीजन उसमें स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होती है, पेंटिंग प्रतियोगिता होती है बच्चों की, उसमें एथलेटिक्स होते हैं, भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, और बच्चे महापुरुषों के विषय में कैसे जाने, जैसे ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्ध, अम्बेडकर जी और बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं उनके विषय में कैसे जाने, महापुरुषों के विषय में। तो उनको लेके हम लोगों ने प्रयास किया है, तो हमने स्कूली स्तर से प्रयास किया है, और जो स्कूली स्तर का हमारा प्रयास था वो प्रयास जो था हमारा एक सफल हुआ है, और हम बहुत सारे लोगों को एकत्रित करने के लिए, ये मेरा अकेला का प्रयास नहीं था, मैं उसका जो समिति का था उसका अध्यक्ष हूँ, लेकिन हम एक मजदूर से लेके और एक प्रोफेसर से लेके एक मजदूर तक के लोगों को एक मंच के साथ नीचे लाए और एक मंच में लाए, और उस मंच में वो सब जितना जो मेहनत थी पूरी टीम की, उसमें संजय प्रकाश टंटा, सोहन कोहली, जगदीश वर्धन, विक्रम भारती, तुलसी मेहरा और अजय कुमार धीमान जैसे, और जयप्रकाश किरफाल, रेखा किरफाल, अंजना कुंवर, ऐसे बहुत सारे नाम हमारे साथ जुड़े थे। और जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में से जो हमारे साथ बड़ी ही इम्पोर्टेंट है वो देवेश्वरी मंदरवाल, ऐसे लोगों के साथ मिलकर एक टीम गठित करके हम इस कार्यक्रम को सफल करने में जो है कामयाब हुए हैं, और आगे भी भगवान चाहे तो कामयाब होंगे। तो एक वीडियो मैंने आपका और भी देखा था, जहाँ पर आपने बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता कराया था। तो जो और लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, हाँ, जो बालक होते हैं उनकी प्रतियोगिता कराते हैं क्रिकेट में, तो आप मतलब कुछ हटके करें, तो ये विचार आपके मन में कैसा है, कहाँ से आया? एक्चुअली ये प्रतियोगिता मैं अकेला नहीं करवाता, और अगर उसमें साधारण शब्दों में कहा तो इसमें मेरा स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान इसमें वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई देवेंद्र गौड़ का है, क्योंकि उन्हीं के पिताजी की स्मृति में हम लोग इस क्रिकेट प्रतियोगिता का करवाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का जितना भी वहाँ पे काम होता है प्रतियोगिता में, 3 सीजन उसको करवा दिया। इस बार जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी एकता बिष्ट और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जो है एक लड़की है सेमवाल, वो जो है उन दोनों को वहाँ पर इस बार उस प्रतियोगिता में वो भी हमारे गेस्ट थे, और उनको देख के बच्चे बहुत कुछ सीखे भी और प्रभावित हुए उनको देख के। तो ऐसा नहीं है कि उसको हटके करने का ये है कि महिलाओं को, जहाँ क्रिकेट को पुरुषों का एक अधिकार माना जाता है, तो महिलाओं को
भी प्रतिनिधित्व का है कि हर क्षेत्र में महिला का प्रतिनिधित्व होना है। जैसे आपने देखा होगा अभी कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो महिला उत्थान के लिए कार्य हो रहा है और महिला का प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हो, इसी थीम के आधार पर उसको किया गया है। इस बार उसमें 15 स्कूलों ने भाग लिया, स्कूली स्तर पे किया जाता है वो। तो 15 स्कूलों ने उसमें भाग लिया, यानी कि प्रतिभाग किया है। और वो भव्य और दिव्य होता रहता है, लगातार 3 सीज़न उसके। और बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देवेंद्र प्रसाद गौर जी का कि वो जैसे सीनियर आदमी हमारे साथ में, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन मैं भी साथ साथ उनके साथ इस भूमिका को अदा करता रहता हूँ। मैंने देखा था आप किसी लड़की को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बुके भेंट कर रहे थे, तो क्या विचार था उसमें? मतलब तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले जब हम जिस प्रत्याशी के लिए हम उनके प्रचार प्रसार के लिए गए थे क्षेत्र में, तो वहाँ पर जाते जाते हम एक घर में गए। तो जैसे ही गए तो एक 20 साल की लड़की हमारे साथ जो है उसने वार्तालाप किया, और वो हमसे जो है क्वेश्चनिंग करने लग गई। तो उसने कहा कि आप यहाँ क्यों आए, हम क्यों वोट दें, किस लिए वोट दें, क्या कर रहा है कोई, हम नहीं देंगे। तो मैंने उससे कहा कि वो किताब निकाल रखी थी। मैंने कहा तो हाँ पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो? बोला मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मोबाइल से ठीक है, नेट पे पढ़ लेना, अच्छा अच्छा सिलेबस आता है। बोला नेट पे पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी जो है मेरे उनका स्वर्गवास 3 साल पहले हो गया, माता की अभी मेरी पेंशन नहीं लगी, और मेरे सब छोटे भाई हैं, घर का खर्चा चलाना नहीं है। दौड़ मेरे उसमें है, मैं दौड़ सकती हूँ, फील्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनके जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं उनकी तैयारी कैसे करूँगी? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बुकें दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो मैं आपको दूंगा जब ये चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। तो चुनाव के समाप्ति के बाद मैंने उसे कॉल किया, तो उसने कहा कि हाँ ऐसे चुनाव में आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। मैंने भी उस समय देना उचित नहीं समझा। लोग कहते हैं कि कहीं चुनाव के लिए जो है वोट मांगने के लिए इस प्रकार का वो कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं अपना काम करने का तरीका भी दूसरा है। तो मैंने जैसे ही उसको कहा कि एक महीने बाद कि हाँ मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, तो उसने कहा हाँ आ रहे होंगे, ठीक है, हाँ मैं घर में हूँ। तो जब मैंने सुबह फ़ोन किया कि आप घर ही में रहे, मैं आ रहा हूँ, उसे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा ये ऐसे ही फ़ोन कर रहा है। तो उस लड़की का नाम राखी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक मैं आ रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक हाँ आएगा सर आप, ठीक है ठीक है। जब मैं उसके घर पे गया, उसने देखा, उसने मेरे हाथों में पुस्तक का जो एक पूरा सेट था वो देखा। तो मैंने उसकी चेहरे पे वो खुशी थी कि मुझे लगा कि मेरे जिसको दे रहा हूँ वो उसकी वास्तविक हकदार है। और मुझे लगता है कि अभी तक के जीवन में मुझे जितनी खुशी उस लड़की को वो पुस्तक देने पे हुई, आज तक वो खुशी मुझे कभी इससे पहले नहीं हुई। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उसी दिन हुई मुझे। मुझे अकेला मैं नहीं दे सकता इतना, मेरे साथ ही लोग हैं जो मुझे इस प्रकार की हेल्प करते हैं। अगर मैंने कह दिया कि आज हमें किसी बच्चे को किताब देना है तो देते हैं। और उस लड़की ने एक ही शब्द कहा कि सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, चुनाव में तो लोग कहा कि ऐसे कह दे रहा हूँ। मैं पहली बार ऐसा किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ कि जो आदमी अपना उस समय के वादे को भूला नहीं, आया और वो पूरा करके गया। बस इतना ही था। बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन जो आपसे मेरा है, आपने हिंडोरखाल में 5 जून को पर्यावरण दिवस को एक भव्य कार्यक्रम किया था, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए पर्यावरण कार्यक्रम है, और पर्यावरण कार्यक्रम लगातार 5 जून को मनाया जाता है। हर प्रकार की संस्थाएं मनाते हैं, सरकार की तरफ से मनाया जाता है। तो हमारा जो समतामूलक शैक्षिक सामाजिक संस्था है उसका क्षेत्र भी पर्यावरण है। और हम लोग बहुत पहले से ही पर्यावरण पे काम करते हैं, जैसे वृक्षारोपण करना हरेला पे। और जैसे कई बार हमने शादियों में भी किए हैं, जैसे शादी हुई है तो वहाँ पर अगर पौधा मिल गए तो हम पौधारोपण वहाँ पर भी करवाते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पानी के जहाँ स्रोत होते हैं वहाँ पर पीपल का पेड़ जैसे इस प्रकार के पेड़ हम लोगों ने बहुत सारे वृक्षारोपण किया है। और उस दिन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जैसे पर्यावरण में दिन प्रतिदिन असंतुलन होता जा रहा है, यानी कि पर्यावरण में जितनी आवश्यकता बाघ की है
उतनी आवश्यकता जो है हिरण की भी है, और जितना महत्व सांप का है उतना ही चूहे का भी है, और जितना इंसान का है उतनी ही हर प्रकार के जानवर का है, जिससे प्राकृतिक या पर्यावरणीय संतुलन जो है बराबर बना रहे। आपने देखा ही होगा आज ये विभिन्न प्रकार की प्रकृति में जो है विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं घट रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण और संतुलन का ही मुख्य वो है। तो इसी को रखते हुए जन जागरूकता के रूप में वहाँ पर जज साहब मुख्य अतिथि आए थे, चंद्रभानु तिवारी जी थे, एडवोकेट हमारे मित्र हैं, देवेंद्र प्रसाद गौड़ जी थे। लेकिन उस कार्यक्रम को करने में एक बहुत हुआ कि वहाँ पर जो पत्रकार जी है उन्होंने वहाँ गंदगी देखी, क्योंकि उसी के पीछे बहुत बड़ा कूड़े का ढेर अंबार था। तो आज जब उस पर शिकायत की गई वहाँ खंड विकास अधिकारी से हिंडोला खाल में, और वहाँ प्रिंसिपल से भी बात हुई, उनके स्कूल से आगे था। तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ रहने के लिए भी वहाँ पर जैसे कोई गेस्ट आए तो उसके लिए कोई विश्राम गृह की इतनी उचित व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ पे हमारे मित्र आ रखे थे, तो उन्होंने वहाँ पर आज जब वो आवाज़ उठी तो वहाँ पर एक जाली लगी हुई है, अब वहाँ कूड़ा उतना नहीं डाला जाता है, और एक कमरा भी वहाँ पर बना दिया है, क्योंकि वहाँ पर इस समय हमारे कोई मित्र है विनोद बिष्ट, उनके ही माध्यम से वो जिस विधायक जी से जिससे भी उन्होंने किया होगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला है। अगला जो मेरा आपसे सवाल है, रिटायरमेंट पार्टी पर आप महापुरुषों की फोटो को गिफ्ट करते हो, बच्चों के जन्म पर आप संविधान की किताब गिफ्ट करते हो, तो मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग खिलौना देते हैं गिफ्ट में या कुछ अन्य चीज़ देते हैं, तो आप मतलब पुस्तकें क्यों देते हैं, मतलब क्या विचार है इसका? ये मैं महापुरुषों को काफ़ी नहीं क्या पूरा भारत पसंद करता है, और उन्हीं की जो विचारधारा है उस पे आज हमारे जो भी नए नीति निर्धारण होते हैं उन्हीं की कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा है वो उसमें झलकती है। और जब कोई रिटायर होता है तो एक जन्म उसका उस समय होता है जब वो पैदा होता है, और एक उस समय होता है जिस दिन उसकी नौकरी लगती है, और एक जन्म उस दिन होता है कि जिस दिन उसका रिटायर होता है, क्योंकि उसके बाद उसका जीवन चेंज हो जाता है, पहले ऑफिस में रहता है। तो उनका यही होता है कि आके आप जो है महापुरुषों का जो आप नौकरी के दौरान नहीं कर पाए हो, तो महापुरुषों के जब आप विचारों को आप आत्मसात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक अच्छा समाज का निर्माण करने में आप सहायक होंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हो गए हो नौकरी से, अपने बंधनों से, तो आप एक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में कार्य कर सकते हैं। और मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत फ़ोटो दी, गांधी जी की भी दी, कुछ को विवेकानंद की भी दी, तो जहाँ पर मुझे जैसा लगा मैंने उस प्रकार की दी, पर सबसे ज़्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो मैंने इसमें गिफ्ट दी। जहाँ तक बच्चों को संविधान की किताब का है, जो इसकी बर्थडे पे जाता हूँ इसलिए देता हूँ, देखता हूँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो इससे के लिए संविधान की किताब से अच्छा गिफ्ट जो मैं दूंगा वो नहीं हो, और दूसरा मेरी तरफ से नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चा संविधान को समझेगा तो देश को समझेगा, जब वो देश को समझेगा तो वो एक अच्छा नागरिक होगा। जैसे आज प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई, कल की डेट में कोई लोक सेवा आयोग की तैयारी करता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान से ही पूछे जाते हैं। बच्चे को पता हो जाएगा कि मैं किसी प्रकार का अपराध करूँगा तो मेरे लिए इस प्रकार की दंड की व्यवस्था होगी, इस प्रकार का जो है मुझे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अगर वो संविधान को पढ़ेगा, संविधान को जानेगा, तो देश का जिम्मेदार नागरिक बनेगा, और देश की विकास में, उन्नति में, प्रगति में वो उसकी अग्रिम भूमिका होगी। इसीलिए बस ये है, विचार रहता है। गढ़वाली लोक संस्कृति को कई बार आपके संदेशों से बचाने की पीड़ा जगती है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली लोक संस्कृति पे जो है मैंने काफ़ी मैं उसे बहुत ही मेरा, क्योंकि मैं गढ़वाली हूँ तो ये तो साफ है कि उसमें लोक संस्कृति में मेरा बड़ा रुचि है। वो चाहे जितने भी लोग लोक संस्कृति पे कार्य करते हैं वो सब मेरे आदर्श हैं, क्योंकि इसलिए है कि लोक संस्कृति ही है जो हमें अलग पहचान दिलाती है। और ये हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा गीत संगीत कैसा है, ये संस्कृति है। यदि हम इसको नहीं बचाएंगे, ये इसको बचाने में हम लोग असमर्थ रह गए, तो समझ लो हमने अपनी पहचान खो दी। हम एक भारतीय तो होंगे, लेकिन एक
उत्तराखंडी या एक गढ़वाली कहीं ना कहीं वो नहीं दिखेगा। इसलिए मेरा हर कार्यक्रम में और जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो ज़रूर इस विषय में मैं बात करता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। किसी भी उससे हमें इसको अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी से आगे हमें इसको ले जाना है। तो वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अगला जो आपसे क्वेश्चन है, आप राजनीति में चले गए, सामाजिक कार्यकर्ता अधिकांश स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, राजनीति में जाने का आपका सफर कैसा रहा? हाँ देखो सूरज जी, ऐसा है कि ये जो राजनीतिक में, जैसे इससे पहले आपने एक प्रश्न किया था लोक संस्कृति पे, ये जो राजनीतिक में जाने का जो मुख्य कारण है, इसके पीछे भी लोक संस्कृति है। ये सितंबर 2021-22 की बात होगी। वहाँ पर चुनाव से पूर्व कहूँ मैं, 22 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो हमारे यहाँ एक लोक गायक है नेत्रहीन, रोशन लाल नेत्रहीन, उनकी जन्मभूमि कैसेट का विमोचन था वो हिंडोला खाल ब्लॉक मुख्यालय में। और उसमें मुझे भी उसने जो है वो कैसेट तो क्या कहिए, अब उनका जो एक गाना था, कैसेट तो पहले होती थी, तो उसका विमोचन था। तो उस लोकगीत के विमोचन पे मैं वहाँ गया। तो क्या हुआ कि मुझे कहा गया कि आपने यहाँ पे संचालन करना है। तो मैंने संचालन किया। तो पूर्व माननीय जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी मंत्री प्रसाद नैथानी जी, वो उसके मुख्य अतिथि थे। तो मैंने संचालन में उनसे लोक संस्कृति से संबंधित बहुत कड़े सवाल कर दिए। मुझे तो ये लगा कि ये मेरी इन बातों से नाराज़ होंगे, लेकिन वो लोक संस्कृति को शायद उनसे बेहतर और कोई जान सके, ये मुझे नहीं लगता। और वो एक उच्च कोटि के लोक कलाकार भी हैं। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन फ़ोन किया कि कहा यार आपका जो है, आप तो बहुत अच्छा संचालन करते हैं। तो मैंने कहा सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद वो लगातार उन्होंने मुझे ये किया कि प्लीज़ आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़िए। और उनके ही उस कहने से मेरा भी मन बना, ऐसा नहीं है कि। तो मैंने कहा ठीक है, एक लोक संस्कृति को जानने वाला आदमी दूसरी लोक संस्कृति को जानने वाले व्यक्ति से ही बहुत कुछ सीख सकता है। और उन्हीं के ही आह्वान पे, और मेरी भी इच्छा थी, ऐसे नहीं था, मेरी भी इच्छा थी, तो मैं वहाँ पे तब जाके मैंने राजनीति में गया हूँ। और इस समय मैं कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश सचिव हूँ। लेकिन राजनीति में भी मेरा जो वहाँ पर भी सोशल वर्कर ही हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस सेवा दल का सदस्य हूँ और प्रदेश सचिव के पद पे मैं इस समय वहाँ पर हूँ। तो ये लगा ले कि वहाँ भी मैं सोशल वर्क ही करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं सेवा दल में हूँ। तो वहाँ भी मेरा काम सेवा का ही है, और बराबर वहाँ पर भी लोगों की सेवा करने का मिलता है, और साथ ही साथ राजनीति भी है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक लास्ट सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ। तो आपने एक मिशन चलाया था जन जागरूकता का, तो क्या था वो? वो मिशन जन जागरूकता जो था वो 2019 में उसको चलाया था। और एक टीम थी हमारे साथ, बहुत बड़ी टीम थी। तो सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हमने उसको जामनिखाल में एक मीटिंग की थी, और उसमें 40-50 लोग थे, और उस शिक्षक दिवस मनाया गया। कुछ शिक्षकों को भी वहाँ पर हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया था। और दूसरी बार शिक्षक दिवस पे हमने एक ये जो बच्चों की करियर काउंसलिंग का भी प्रोग्राम करवाया था। तो वहीं पे निर्णय लिया गया, और वहीं से एक मन में था, मैंने अपनी बात रखी सभी के साथ कि जो हो कि मुझे एक जन जागरूकता का वो चलाना है। तो लगभग 6 महीने चलाओ, और प्रत्येक जहाँ पर वंचित बस्तियाँ हैं वहाँ की स्थिति को देखा हमने कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन चीज़ों से जो है लोग है। तो ये पूरा एक रजिस्टर पर है, प्रत्येक दिन जहाँ जहाँ गए हम, जिन जिन जगहों गई, उनकी समस्याएं क्या थी। और उससे हमें ये बहुत कुछ सीखने को मिला कि आज भी कई कई जगहें, कई कई बस्ते ऐसे हैं जो लगभग 60 और 70 के दशक की याद दिलाती हैं। ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर है। कोई ज़्यादा
भारत आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन वहाँ पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। उन लोगों को कहीं ना कहीं वोट बैंक कहीं या वोट की राजनीति कहें या कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन इस प्रकार की उनके वहाँ पर था। तो हम लोगों ने देखा कि इनकी बात को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक आंकड़ा होना चाहिए और हम इनकी स्थितियों को लेके सरकार के पास जाएंगे, क्या समस्याएं हैं यहाँ। और उसमें महिलाओं का भी था कि महिलाओं की स्थिति क्या है, लोक कलाकारों की क्या है, जिसमें जैसे लोक वादक हैं, ये तो बहुत सारे सभी प्रकार के लोगों से हमने वार्तालाप की और उनकी वो जानने की कोशिश की कि इनकी पीड़ा क्या है, आखिर इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो मांगे हैं वो क्या है। तो सब अभी भी एक रजिस्टर में है पूरा, और मुझे लगता है कि ये अधूरा छूट गया था चुनाव के आने के बाद, और हम इसको फिर दोबारा से शुरू करेंगे। जब इसका दूसरा पार्ट 2 हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम एक जो भी निष्कर्ष पे होंगे और है हमारा उसमें कि हमने क्या करना है आगे, तो उस पर हम कार्य करेंगे। और साथ ही अन्य भी हमने सोशल वर्क किया है। हमने कहीं पर कई लोगों को किया कि आप समूह बनाए आत्मनिर्भरता के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, पर्यावरण के लिए। और कई बार हमने जो है विद्यालयों में जो है वो उसका करियर काउंसलिंग से संबंधित कार्यक्रम भी करवाए हैं। तो ये था कि हमारे साथ टीम रहती है, मैं उसका एकमात्र ये हूँ कि मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि मेरे पास उसका ज़्यादा थोड़ा सा इन लोगों ने मुझे उसको ज़्यादा जिम्मेवारी दे रखी है, तो इसलिए मुझे ही उसे संचालित करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपने जो है, मैं आपके बराबर यूट्यूब चैनलों को देखता रहता हूँ, आज आपसे मुलाकात करके भी कि सूरज पहाड़ी ब्लॉग के नाम से बड़े फेमस है यूट्यूब पे, और मुझे पता भी नहीं था कि आज आप मिलोगे, लेकिन मिले, बहुत अच्छा लगा। और आप अपने इस कार्य क्षेत्र में ऐसे आगे आप भी बढ़ते रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए मंगल मटियाल जी, आपके क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जो भी मैंने आपसे पूछा, आपने काफ़ी अच्छे ढंग से उसका जवाब दिया, तो आनंद भी आया सुनने में और काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को भी मिला आपसे आज। हमेशा मैंने आपको सोशल मीडिया पर ही देखा था, लेकिन आपसे आज मुलाकात हुई, तो आपसे ये मेरे क्वेश्चन थे कुछ जो कि आपने मेरे को काफ़ी अच्छे ढंग से दिए हैं, और मुझे काफ़ी खुशी हुई है, सुनने में काफ़ी आनंद भी आया। और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद आपका। हाँ जी, धन्यवाद आपका भी। काफ़ी अच्छी सोच है इनकी, मंगत मैठाल जी की, जो कि आपने सुनी लिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।